नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है विदेशी पूंजी। उसका क्या अर्थ होता है, विदेशी पूंजी की क्या महत्व होता है, इसको हम इस चैप्टर में ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विदेशी पूंजी का क्या आशय है। मीनिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल की बात करेंगे कि अल्प विकसित देशों में घरेलू साधन आर्थिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं और इन देशों में पूंजी निर्माण का वर्तमान स्तर इतना कम होता है कि आय के अति निम्न स्तर और निर्धनता के विस्तृत फैलाव के कारण बचत में वृद्धि संभव नहीं होती है। सार्वजनिक आय और करारोपण की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं या त्रुटियां होती हैं और अर्थव्यवस्था में स्फीति कारक प्रभाव के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था का भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। इस गंभीर स्थिति में अर्थव्यवस्था की निर्धनता के कुचक्र से निकलने का केवल एक विकल्प बचता है और वह है आयातित और विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी जो है क्या कहलाती है, इसको किस तरह से डिफाइन किया सकते हैं हम लोग या कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार विकासशील देशों के विकास यंत्र को तीव्र करने के लिए विदेशी पूंजी ही लाभप्रद होती है। वास्तव में कम विकसित पिछड़े हुए देशों की छोटी घरेलू बचतों का एक पूरक साधन होती है, क्योंकि जो पिछड़े हुए देश हैं या विकासशील देश हैं उनके पास अपनी पूंजी नहीं होती है या पूंजी की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसके कारण वो बड़े औद्योगिक विकास या अन्य बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। तो विदेशी पूंजी उसमें एक मददगार साबित होती है। यदि हम विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि आधुनिक विश्व के लगभग प्रत्येक देश को अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ा था। इसी के साथ ही लगभग सभी विकसित देशों को अपने विकास के आरंभिक सोपानों के दौरान अपनी कम बचतों के कारण इसकी सहायता के लिए विदेशी वित्त की सहायता लेनी पड़ी थी। इंग्लैंड में 17वीं और 18वीं शताब्दियों में हॉलैंड से ऋण लिया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में प्रत्येक अन्य देश को ऋण दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आज का सबसे समृद्धशाली देश है, उसने 19वीं शताब्दी में भारी ऋण लिया और बदले में 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा ऋणदाता माने जाने लगा। W.A. लुइस ने ये बताया है। और इसी तरीके से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट अगर हम देखें तो वो रिपोर्ट क्या कहती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे कि विकासशील देशों में घरेलू बचतों का स्तर कम आय के कारण बहुत ही निम्न स्तर का होता है। अतः उपभोग के पहले ही नीचे स्तरों में कटौती करना अव्यवहार्य होता है, इसलिए बाहरी वित्त का एक आवश्यकता बन जाता है और यह आवश्यकता केवल विकास दर की वृद्धि के लिए नहीं बल्कि घरेलू बचतों के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। इसी के साथ आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल की विदेशी पूंजी का क्या महत्व है कि विदेशी पूंजी अल्प विकसित देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह कई प्रकार से अधिक विकास की दर को तीव्र करने में सहायक होती है। विदेशी पूंजी का आगमन प्राप्तकर्ता देश को घरेलू निवेश के लिए स्थानीय साधन प्राप्त करने के लिए एक उपाय उपलब्ध करवाता है। इसी तरीके से यह विदेशी विनिमय की पूर्ति करता है, जिससे विकासशील परियोजनाओं के लिए सीधे आवश्यक सामग्रियों और अन्य साजो सामान आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अन्य वस्तुओं के आयात की इजाज़त भी देता है जिनकी विकास और राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ परोक्ष रूप से मांग होती है। विदेशी पूंजी के बिना विकास की गति वांछित गति से बहुत ही कम होती है। इसी तरीके से विदेशी पूंजी के महत्व का अगर हम मूल्यांकन करें तो सबसे पहला पॉइंट है पूंजी अभाव की समस्या का समाधान करती है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी कि अल्प विकसित देशों को प्राय पूंजी निर्धन और कम बचत और कम निवेश वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन देशों में घरेलू बचत की दर इतनी कम होती है कि उनके आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अधिकांश लोग निर्वाह स्तर पर जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू बचतों की दर का किसी महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह देश केवल घरेलू साधनों के
आधार पर ही तीव्रतापूर्वक विकसित नहीं हो सकते हैं। यदि यह न्यायसंगत तीव्रता के दर से विकास प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेशी पूंजी द्वारा घरेलू बचतों और निवेश के वांछित दर से बीच में अंतराल को भरना होगा और उसके हिसाब से जो है कार्य करना होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा मेन पॉइंट है कि तकनीकी ज्ञान और विशेषीकृत पूंजी साजो सामान, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड कैपिटल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि ये देश केवल पूंजी निर्धन ही नहीं होते बल्कि तकनीकी और आर्थिक विकास में भी बहुत पिछड़े हुए होते हैं। तकनीकी विकास में भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कार्यकर्ता और तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता होती है। आधुनिक मशीनों और साजो सामान का भी आवश्यकता होती है। विदेशी पूंजी इन देशों में तकनीकी पिछड़ेपन की समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए विदेशी पूंजी न केवल अतिरिक्त बचतों के स्रोत के रूप में महत्व रखती है बल्कि अल्प विकसित देशों के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेषीकृत पूंजी साजो सामान के पूर्तिकर्ता के रूप में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी तरीके से इसके थर्ड मेन पॉइंट है कि विपरीत भुगतानों के संतुलन को ठीक करने के लिए कि टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कि प्राप्तकर्ता देश के भुगतानों के संतुलन पर इसका हितकर प्रभाव के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा विशेष महत्व रखती है। ये देश प्राय अहितकर भुगतानों के संतुलन का शिकार होते हैं। अधिक विकास भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालता है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का भारी आयात तकनीकी ज्ञान और कच्चा माल विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी ओर उत्पादन की उच्च लागत और घरेलू उपभोग में वृद्धि के कारण इन देशों द्वारा बहुत कम निर्यात संभव होता है। इस प्रकार अल्प विकसित देशों के भुगतानों के संतुलन पर निरंतर दबाव बना रहता है। विदेशी पूंजी एक बड़ी सीमा तक इन देशों के विदेशी विनिमय संकट को समाप्त कर सकती है। इसी के साथ साथ इसका अगला मेन पॉइंट है कि विदेशी पूंजी जो है उत्पादन स्तर बनाए रखने में सहायता करती है। फॉरेन कैपिटल हेल्प्स टू मेंटेन प्रोडक्शन लेवल कि विदेशी पूंजी के आयात का एक अन्य महत्व यह भी है कि यह अल्प विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। यह आवश्यक कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं, मशीनें, उपकरण और साजो सामान उपलब्ध करवाकर अल्प विकसित देशों की सहायता करती है। ये देश इस स्थिति में नहीं होते हैं कि अपने अर्जित विदेशी विनिमय से अपनी आवश्यकताओं अनुसार उद्योगों का वस्तुओं का आयात कर सकें। अतः देश में उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें विदेशी ऋण का सहारा लेना पड़ता है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है कि आर्थिक और सामाजिक धंधे खर्चों के विकास में सहायक हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स कि यह कठोर सत्य है कि अल्प विकसित देशों के पास विकास के लिए आवश्यक संरचना का अभाव होता है और जिससे जैसे रेल है, सड़क है, नहरें हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं और अन्य सामाजिक और आर्थिक ढांचे खड़े करने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि उनके विकास के लिए भारी पूंजी निवेश और लंबे उत्पादन के समय की आवश्यकता होती है। यह देश केवल घरेलू संसाधनों की सहायता में इन भारी परियोजनाओं का आरंभ करने में असमर्थ होते हैं। अतः विदेशी पूंजी आर्थिक विकास की गति में सहायक होती है और इन देशों में तीव्र विकास की नींव रखने में भी सहायता करती है। अब आता है विदेशी पूंजी के महत्व का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने के लिए टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात हम करते हैं कि निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने और बाजार अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए विदेशी पूंजी लाभप्रद होती है। नरकसे के मतानुसार विदेशी साधनों का प्रयोग निर्धनता के कुचक्र और निम्न पूंजी निर्माण को तोड़ने का एक मार्ग है। विदेशी पूंजी और अन्य साधनों का आगमन उत्पादन में तीव्र वृद्धि करेगा जिसकी बढ़ती हुई जनसंख्या का निर्वाह हो सकेगा और साथ ही साथ जो है अतः संचयी विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी और विदेशी विनिमय में इस पूंजी का पर्याप्त भाग होगा जिससे आवश्यक खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल और साजो सामान का आयात किया जा सकेगा।
इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण पॉइंट और ये है कि पूंजी निर्माण की तीव्र वृद्धि होगी, रैपिड रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, परंतु विदेशी पूंजी की सहायता से पूंजी निर्माण की दर को सरलतापूर्वक त्वरित किया जा सकता है, क्योंकि आयात की गई पूंजी भारी मात्रा में उद्योगों में लगाया जा सकता है और मशीनरी, इस्पात और उर्वरक आदि को भी जो है प्रोडक्शन हेतु यूज़ में लिया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि प्राकृतिक संसाधन और जोखिमपूर्ण परियोजनाओं का उचित उपयोग करने के लिए प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स, कि अल्प विकसित देशों में पूंजी बहुत दुष्प्राय होती है और निजी उद्यम अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों को काम में लाने जैसी जोखिमपूर्ण परियोजनाओं में आरंभ करने में संकोच करते हैं। विदेशी पूंजी जो होती है वो नए उद्यम और व्यापारिक गतिविधियों के नए क्षेत्र खोल करके इस कमी को पूरा करती है और यह जोखिम वाले पथ प्रदर्शक उद्यमों में प्रवेश करती है। अतः विदेशी पूंजी निवेश के परिणाम स्वरूप अगम्य क्षेत्रों तक इसकी पहुंच हो जाती है और अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों का प्रयोग आरंभ हो जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसके अंतर्गत कि विदेशी पूंजी की क्या आवश्यकताएं हैं, डेंजर्स ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या हैं, कि घरेलू ऋणों की तुलना में भारी बोझ होता है, कि हैवियर बर्डन एज कंपेयर टू डोमेस्टिक लोन्स। विदेशी पूंजी का सबसे बुरा संकेत यह है कि यह बोझ को घरेलू ऋणों से भी अधिक बढ़ाती है और इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी की वापसी के लिए भी ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को दुर्लभ विदेशी विनिमय के साधन हस्तांतरित करने पड़ते हैं। ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है और इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के विदेशी विनिमय साधन इतने कम हैं कि वे इन ऋणों की वापसी और उनके सेवा शुल्क होने में असमर्थ होते हैं। अन्य शब्दों में विदेशी ऋणों की वापसी का बोझ उन्हें अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए अधिक ऋण लेने के लिए विवश कर सकता है तथा देश को ऋण के कुछ चक्र में फंस करके रह जाता है। इसी के साथ साथ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आशंका ये भी है कि यह दीर्घकालीन भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इट एक्सरसाइजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट। कुछ अर्थशास्त्रियों ने सत्य ही कहा है कि विदेशी पूंजी दीर्घकालिक भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालती है। विदेशी ऋणों की वापसी किसी देश के लिए भुगतानों के संतुलन का संकट उत्पन्न कर सकती है। विदेशी ऋणों के अंतर्गत भुगतान और किश्त भुगतानों के संतुलन पर और अधिक दबाव डालता है और स्थिति को अधिक गंभीर कर सकता है और ऐसी स्थिति में उन्हें पुराने ऋण चुकता करने के लिए नए लोन लेने पड़ते हैं, तो लोन लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से एक आशंका ये भी होती है कि बाहरी देशों पर हम निर्भर होते चले जाते हैं, डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज़, कि विदेशी पूंजी का एक अन्य गंभीर जोखिम ये भी होती है कि देश अन्य देशों पर निर्भर रह जाता है। ऐसी निर्भरता इसकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। राजनीतिक डोर प्राय विदेशी ऋणों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि विकासशील देशों को किसी न किसी शक्ति गुट से जुटने को विवश कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ऋणदाता देश की ओर से बड़े स्तर पर विदेशी पूंजी का स्थानांतरण इसका ऋण प्राप्तकर्ता पर अधिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा देती है और इस प्रकार विकासशील देशों के लिए अपनी तटस्थता बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह भी है कि संभावित घरेलू निवेश का कम कार्यक्षेत्र, लेस स्कोप फॉर पोटेंशियल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। यह आशंका रहती है कि विदेशी पूंजी देश में उपलब्ध अति लाभप्रद निवेश अवसरों का उपयोग करके घरेलू निवेश के कार्यक्षेत्र को संकीर्ण कर सकती है। यह अति संदेहपूर्ण है कि यदि विदेशी पूंजी का मौलिक एवं भारी उद्योगों के विकास तक सीमित रखा जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने लगती है तथा देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर सकती है। कभी कभी विदेशी पूंजी के उतार चढ़ाव घरेलू बाजार के लिए एक चुनौती बन जाते हैं तथा आर्थिक विकास में अड़चन डालते हैं।
इसी के साथ साथ प्राकृतिक साधनों का स्थायी साध्यों के लिए शोषण किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सेल्फिश एंड्स के लिए बात करते थे कि भूतकाल का उपनिवेशी इतिहास विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब विदेशी पूंजी का उपयोग विकसित देश के लाभ के लिए अल्प विकसित देशों के विस्तृत साधनों के शोषण के लिए किया गया या उपयोग के रूप में किया गया, तो वो देशी पूंजी का इस प्रकार का शोषण पूर्ण प्रयोग विकासशील देश के लिए एक कड़वा इतिहास भी रहा। नरकस ने इस संबंध में सत्य ही कहा है कि अल्प विकसित देशों में विदेशी पूंजी का प्रयोग कई सारे उद्योगों में किया गया है और वह मुख्यतः उन्नत औद्योगिक देशों की ओर निर्यात करने के लिए अग्रसर होते हैं। फलतः भूतकाल में जो है विदेशी निजी निवेशों के कारणों पिछड़े हुए कृषि देशों में बहुत कम विकास हो पाया है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये संकट काल में ये न्याय संगत नहीं है, नॉट सुटेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि आयात की गई पूंजी अल्प विकसित देशों के सामान्य हितों के लिए विशेषकर राष्ट्रीय संकट और युद्ध के दौरान पक्षपाती प्रमाणित हो सकती है। यह उन प्रकरणों के संभव है जहां आधारभूत और मुख्य उद्योगों पर विदेशियों का एकाधिकार होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।